नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है सॉल्यूशन ऑफ एस्टेट 2018। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वन बाय वन मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे पहले हम 90 से लेके 130 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। दैट मीन्स 40 क्वेश्चन हम टोटल डिस्कशन हो चुका है आउट ऑफ 60। ठीक है जी। अब इस वीडियो में हम 131 से लेके 140 अगले 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा क्वेश्चन है। तो हर एक क्वेश्चन को लास्ट तक सुनिएगा, जिससे कि आपको जो भी कंसेप्ट में डाउट है तो आपको वो क्लियर हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि हमारा स्टैक से रिलेटेड है। डाटा स्ट्रक्चर में कंसेप्ट है हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको इवेल्यूट करना है यूजिंग स्टैक। तो स्टैक के थ्रू हम इवेल्यूट करेंगे। और इसमें फाइनली पूछा हुआ है कि व्हाट आर द वैल्यू ऑन टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्टैक। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसने पूछा हुआ है यहाँ पर टॉप वैल्यू क्या होगी, बॉटम वैल्यू क्या होगी जस्ट बिफोर सेकंड प्लस ऑपरेटर। जैसे ही प्लस ऑपरेटर आएगा उससे जस्ट पहले हमारा टॉप वैल्यू और बॉटम वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है। तो वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें स्टैक यूज करना है। तो स्टैक में सबसे पहले स्टैक के अंदर क्या करते हैं हम, ये पहला ऑपरेटर आ रहा है 3, तो 3 को हम यहाँ पर पुश कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, ऑपरेंड ऑपरेंड है हमारा 3। जितने भी ऑपरेंड है उसको पुशअप करते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे जब तक ऑपरेटर ना आ जाए। जैसे ही ऑपरेटर आ जाएगा, टॉप 2 ऑपरेंड्स को पिक करेंगे विद ऑपरेटर एंड देन उसको इवेल्यूट करेंगे, फाइनली वैल्यू को रिटर्न करेंगे। देखते हैं कैसे कैसे करेंगे हम। पहला आया 3 को हमने पुश कर दिया स्टैक के अंदर। नेक्स्ट आ रही है हमारी वैल्यू, नेक्स्ट ऑपरेंड है हमारा 2 को भी हम पुश कर देंगे क्योंकि ऑपरेंड है। उसके बाद है प्लस। देखिए ऑपरेटर आ गया, प्लस क्या है हमारा, ऑपरेटर। तो जैसे ही ऑपरेटर आएगा, ऑपरेटर का रूल क्या है स्टैक के अंदर, जैसे ही ऑपरेटर आए ऑपरेटर को लिख दो। और टॉप 2 हमारे क्या है, ऑपरेंड्स। जो भी ऑपरेंड है हमारे, पहला है यहाँ पर टॉप में 2 और यहाँ है 3, तो 3 2 लिख देंगे हम। बीच में ऑपरेटर क्या आ गया आपका, प्लस। ठीक है जी। अब ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ से पॉप हो जाएगी। अब जो भी इसका रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट वापिस कहाँ डाल देंगे हम, स्टैक के अंदर। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ चुकी है अब, 5। देखिए ये स्टैक यहाँ से हटा के मैंने यहाँ पर बना दिया, यही स्टैक है, स्टैक एक ही है बेसिकली। ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 7, तो 7 हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद 7 के बाद क्या आ रहा है हमारा, स्टार। देखिए जैसे ही ऑपरेटर आएगा, ऑपरेटर आते ही ऑपरेटर को तो पॉप करेंगे ही करेंगे हम, जो भी ऑपरेटर है। ऑपरेटर बेसिकली यहाँ पर पुश नहीं होगा, ऑपरेटर यहाँ आएगा ही नहीं। कहने का मतलब है स्टार यहाँ आ जाएगा, और जो टॉप 2 ऑपरेंड्स है 5 और 7, दोनों का रिजल्ट कितना आ गया, 35। तो जो भी रिजल्ट आ रहा है हमारा उसको हम इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 35। ये सब कुछ पॉप हो गया है आपका। अब उसके बाद वैल्यू आ रही है आपकी 6, तो 6 इंसर्ट कर देंगे हम। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है हमारी 5। ठीक है जी। तो 5 को पुश कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारी वो प्लस है। तो आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जस्ट बिफोर सेकंड प्लस। सेकंड प्लस का मतलब है पहला प्लस आ चुका है, अब ये सेकंड प्लस आ गया। इससे जस्ट बिफोर स्टैक पर टॉप और बॉटम वैल्यू क्या होगी। तो आप देख सकते हो टॉप वैल्यू स्टैक पर क्या है, 5, और बॉटम वैल्यू क्या है यहाँ पर, 35। क्योंकि प्लस हम प्लस से पहले, अब प्लस आ चुका है तो प्लस से पहले हमारा स्टैक क्या था, ये वाला था। ठीक है जी, ये वाला स्टैक हमारा था। तो इसके अंदर आप टॉप वैल्यू देख सकते हो 5 है, ये टॉप वैल्यू है, और बॉटम वैल्यू क्या है स्टैक के अंदर, वो है 35। तो इसमें ध्यान रखना, इसको जरूर देखना है आपको। पहले टॉप वैल्यू लिखनी है। टॉप वैल्यू क्या है हमारी, 5, तो 5 टॉप वैल्यू है और 35 बॉटम वैल्यू है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीबीएमएस से रिलेटेड। रिलेशन दिया हुआ है जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट है। इसमें पूछा हुआ है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू द इन्फ्रेंस रूल फॉर द फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है जी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में यहाँ पर मैं रूल बता देता हूँ आपको। वन बाय वन ऑप्शन को पिक करते हैं। पहला क्या बोल रहा है, ए डिराइव बी एंड बी डिराइव सी। ठीक है जी। देन ए डिराइव सी होगा,
इसने नॉट ट्रू पूछा हुआ है, क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ट्रू है। ए डिराइव बी है, बी डिराइव सी है, तो देन ऑटोमेटिकली ए डिराइव सी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। इसने पूछा हुआ है नॉट ट्रू कौन सी है, तो आपको बता दूं मैं सेकंड ऑप्शन जो है वो नॉट ट्रू है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट, ध्यान रखना, लेफ्ट वाला पार्ट कभी भी डिकम्पोज नहीं होता है। कहने का मतलब ए बी डिराइव सी दे रखा है, तो इसने कहा अगर ये चीज है तो क्या ए डिराइव बी एंड बी डिराइव सी होगा? बिल्कुल भी ये इनकरेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा। लेफ्ट वाला पार्ट एज इट इज आएगा, राइट वाला पार्ट हमेशा डिकम्पोज हो सकता है। ठीक है जी। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो ए डिराइव बी एंड ए डिराइव सी, देखिए ये दोनों स्टेटमेंट अगर है तो क्या ए डिराइव बी सी हो सकता है? बिल्कुल, आप इसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन प्रॉपर्टी होती है आपकी, ये भी हमारी ट्रू है। ठीक है जी। तो थर्ड भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि राइट हैंड साइड में इसने यूनियन कर दिया, मतलब मर्ज कर दिया, और लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन एट्रीब्यूट था। ठीक है, उसको एज इट इज रखा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन। नेक्स्ट है हमारा ए डिराइव बी। तो क्या हम ए सी डिराइव बी सी कर सकते हैं? जैसे कि आप मल्टीप्लीकेशन में देखते हो मैथमेटिक्स के अंदर, टू इक्वल, अगर मान लीजिए टू इक्वल टू एक्स का रखा है, तो क्या मैं टू मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं और टू मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं तो क्या कोई इफेक्ट होगा? क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। कहने का मतलब है कि x की वैल्यू पहले कितनी थी? 2 थी। अब भी इसको एक्सप्रेशन को आप 2 से 2 कैंसिल करके x की वैल्यू 2 ही आ रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई चीज ऐड करते हो तो राइट हैंड साइड में भी वही चीज अगर ऐड करते हो तो आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो ये भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट, बिकॉज यहां पर नॉट ट्रू पूछा हुआ है और नॉट ट्रू आपका सेकेंड ऑप्शन में ही आ रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HTML के अंदर वर्जन 5, अलग अलग टाइप के वर्जन हैं, तो उसके अंदर ये पूछा हुआ है ऐसा कौन सा डिक्लेरेशन टैग है दैट इज यूज्ड बाय द वेब ब्राउजर टू अंडरस्टैंड द वर्जन ऑफ द HTML। देखिए, जब वर्जन 5 की हम बात करें तो उसके अंदर ये बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन, यही हमारा सिंटेक्स होता है डिक्लेरेशन टैग। ठीक है, तो डिक्लेरेशन टैग होता है ये। इसमें क्या है? ये डॉक्यूमेंट टाइप बताता है, ये किस तरह का डॉक्यूमेंट आपका यूज होगा वो बताएगा। ये किसको? ब्राउजर को बताएगा कि ये जो है इस टाइप का डॉक्यूमेंट यूज होगा, मतलब वर्जन 5 टाइप का ये डॉक्यूमेंट यूज होगा। ये सिंटेक्स होता है हमारा डॉक्यूमेंट टाइप के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। शॉर्टकट है इसका, एक्सप्लेनेशन साइन अगर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टाइप के आगे तो वो होता है हमारा वर्जन 5 के अंदर HTML में यूज होता है। ठीक है जी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन साथ साथ लिखी हुई है। इन C++ विच ऑफ द ऑपरेटर कांट बी ओवरलोडेड? कौन सा ऐसा ऑपरेटर है ऑप्शन के अंदर जिसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते? तो ये देखिए यहां पर मैंने बनाया हुआ है, यहां लिखा हुआ है हमने, लिस्ट ऑफ ऑपरेटर दैट कैन बी ओवरलोड। ये सारे के सारे ऐसे ऑपरेटर हैं, यहां से लेके यहां तक, ये वाले सारे ऑपरेटर। ठीक है, ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा ऐसा है जो कि ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं, जिससे कि जैसे कि ये एडिशन का है, ये सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस साइन, पावर साइन, एम्परसेंड। ठीक है, इस तरह से ऑपरेटर होता है हमारा। और ऑपरेटर, बिटवाइज और, ये नॉट ऑपरेटर होता है। ये हमारा इस तरह के नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है, इक्वल टू ऑपरेटर होता है। इस टाइप से ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इस टाइप से सारे के सारे ऑपरेटर लिखे हुए हैं यहाँ पर जो कि हम ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये वाले जो ऑपरेटर हैं, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ऑपरेटर सारे के सारे ऐसे हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते, कांट बी ओवरलोडेड। कौन कौन से हैं? स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, पॉइंटर टू मेंबर, डॉट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर जिसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर, टाइप आईडी। तो ये 6 ऑपरेटर ऐसे हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कौन सा ऐसा ऑपरेटर है, तो आप देख सकते हो पावर ऑपरेटर तो हमारा ओवरलोड हो सकता है, तो ये करेक्ट नहीं होगा। कंपैरिजन भी करेक्ट नहीं होगा, नॉट इक्वल भी करेक्ट नहीं होगा। मगर डॉट ऑपरेटर आप देख सकते हो थर्ड नंबर पे ये लिखा हुआ है, डॉट ऑपरेटर या मेंबर एक्सेस ऑपरेटर ऐसा है जिसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा C++ से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसने पूछा हुआ है ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसको हम इंडिविजुअली कॉपी करें ईच मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो हम कॉपी करते हैं इंडिविजुअली हर एक मेंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट को कॉरस्पॉन्डिंग उसके जितने भी मेंबर हैं उनको हम दूसरे ऑब्जेक्ट में सेम क्लास के अंदर अगर कॉपी करते हैं तो उसको शैलो कॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो शैलो कॉपी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं मेंबर्स को ऑफ द सेम क्लास, सिंगल क्लास के अंदर कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट जो है वो कंस्ट्रक्टर होता है, ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। रिस्पेक्टिव भी कोई कॉपी नहीं होता, म्यूटेबल एक क्लास होती है, तो ये भी आपका करेक्ट नहीं होगा। तो ओनली सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछ रहा है। जीपी एंड आईपी दो टाइप के इसने डिक्लेयर किए। पहला जो जीपी है वो वॉइड पॉइंटर है, ये ध्यान से समझना है आपको, और आईपी जो है वो इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। तो इसने पूछा कौन सा ऐसी स्टेटमेंट वैलिड है। दो इसने दिया, फर्स्ट और सेकंड के कॉम्बिनेशन बना रखे, थर्ड और फोर्थ। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, वॉइड जो पॉइंटर होता है, बेसिकली वॉइड पॉइंटर किस लिए यूज करते हैं हम? वॉइड पॉइंटर हम इसलिए यूज करते हैं कि जहां पर ये वॉइड जो है जीपी स्टार, ये पॉइंटर दे रखा है और इंटीजर यहाँ पर है, इंटीजर स्टार आई पी। ठीक है जी। तो जीपी नाम से जो पॉइंटर है, बेसिकली वॉइड पॉइंटर इज ऑल्सो नोन एज जेनरिक पॉइंटर। ये एक जेनरिक पॉइंटर होता है हमारा, जिसको हम वॉइड पॉइंटर बोलते हैं। ये किस लिए यूज करते हैं? इससे एसोसिएटेड कोई भी टाइप ना हो। जब कभी भी हमें ये पता ही नहीं है कि हमें जो पॉइंटर यूज करना है वो करेक्टर टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, वॉइड पॉइंटर बना लेते हैं। क्योंकि वॉइड पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी डाटा टाइप के इंफॉर्मेशन या डाटा को स्टोर कर सकता है और उसको हम किसी में भी टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जीपी जो है वॉइड पॉइंटर है। क्या ये एसोसिएट हो सकता है आईपी नाम से? आईपी क्या है? इंटीजर। बिल्कुल, ये तो इसका यूज ही है कि जेनरिक पॉइंटर आप इंटीजर में भी यूज कर सकते हो, करेक्टर में भी, आपका फ्लोट में भी। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, कई बार क्वेश्चन आता है, ये मेन पॉइंट है, साइज पूछा जाता है। साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से आप साइज निकाल सकते हो जेनरिक पॉइंटर का, इंटीजर पॉइंटर का। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, ये मशीन टू मशीन डिपेंड करता है। इसका साइज 2 बाइट भी हो सकता है, इसका साइज 4 बाइट भी हो सकता है और 8 बाइट भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द मशीन टू मशीन, कंपाइलर किस टाइप का आपका, किस मशीन का है। ठीक है जी। तो साइज अगर पूछा जाए तो आप ये आंसर दे सकते हो। यहाँ पर पूछा हुआ है कि वैलिड है या नहीं है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ये तो इसका काम ही है। वॉइड पॉइंटर को हम इंटीजर पॉइंटर में भी असाइन कर सकते हैं, मतलब कोई भी इंटीजर टाइप का भी यूज हो सकता है, करेक्टर का भी हो सकता है और फ्लोट का भी यूज हो सकता है। तो पहला तो बिल्कुल वैलिड है, मगर दूसरा वैलिड नहीं है, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि ये पॉइंटर है। तो पॉइंटर को, पॉइंटर से हम यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, वॉइड है। वॉइड को हम यहाँ पर असाइन नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है, ये वैलिड नहीं है। वॉइड को हम इंटीजर में नहीं कर सकते, मगर इंटीजर को हम ट्रांसफर कर सकते हैं वॉइड, क्योंकि वॉइड का यूज ही यही है कि वो इंटीजर यूज करे या किसी भी टाइप का यूज कर सकता है। तो पहली स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट हो गई। सेकंड इनकरेक्ट होने से थर्ड भी इनकरेक्ट हो गई और फोर्थ भी इनकरेक्ट हो गई। ठीक है जी। तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने डीबीएमएस के कराए हुए हैं, मेरे चैनल पे आप देख सकते हो, कंप्यूटर नेटवर्क डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टाइप के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। तो उसको आप देख सकते हो टाइम टू टाइम, जब भी टाइम मिले आपको। तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है आई आर का मतलब है इंसर्ट इनटू आर। आई आर अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इंसर्ट इनटू आर। डी आर का मतलब है डिलीट फ्रॉम आर। तो यहाँ पर दो रिलेशन दिए हुए हैं, आर आर एक रिलेशन है, उसके दो रिलेशन डिवाइड किए हुए हैं जिसको डिकम्पोज बोलते हैं हम, R1 एंड R2। तो यहाँ पर लिखा हुआ है R1 एक रिलेशन है जिसके अंदर प्राइमरी की है। ठीक है, R1 एक रिलेशन है, मान के चलिए यहाँ पर R1 एक रिलेशन है जिसके अंदर
तीन एट्रीब्यूट है, फॉर एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, इसमें एट्रीब्यूट नहीं दिए हुए समझाने के लिए, ए बी सी, ठीक है। ए जो एट्रीब्यूट है वो इसने डिफाइन कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया इसको प्राइमरी की। ये मेन ध्यान रखना है, R1 के अंदर क्या है हमारी प्राइमरी की, ये ध्यान रखना है आपको। तो प्राइमरी की ये तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल वैल्यू होगी 1 2 3, इसमें वैल्यू सेम हो सकती है, मान के चलिए 2 2 3, इसमें वैल्यू सेम हो सकती है, मान के चलिए ए बी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैं टेबल ले रहा हूँ, दूसरी टेबल है आपकी जिसके अंदर भी तीन एट्रीब्यूट है, इसमें भी मैं एट्रीब्यूट ले लेता हूँ, मान के चलिए ए डी ई, ठीक है जी। ए जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, जो R2 है, R2 के अंदर जो की है हमारी रिलेशन के अंदर, वो हमारी कौन सी की है, फॉरेन की। तो ध्यान रखना, फॉरेन की और जो ये प्राइमरी की होती है वो हमेशा कॉमन एट्रीब्यूट पे ही अप्लाई होती है। इस तरह के रेफरेंशियल जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो दिया हुआ है उसके उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये R2 रिलेशन है और इसके अंदर हमने मान के चला ए जो है वो फॉरेन की है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए 1 2 फॉरेन की का मतलब है उसमें वैल्यू रिपीट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो वैल्यू है, मान के चलिए इस टाइप से हमने वैल्यू ले ली, यहाँ पर है एक्स वाई जेड, इस टाइप से कोई भी वैल्यू हमने ले ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए पॉइंट को, फॉरेन की जो है हमेशा इसको बोलते हैं हम चाइल्ड, ये होता है हमारा चाइल्ड, और जो प्राइमरी की होता है वो हमेशा होता है हमारा पेरेंट। तो चाइल्ड जो है वो हमेशा चाइल्ड यू कैन से, ये आप देख सकते हो फॉरेन की जो वैल्यू है वो हमेशा किसके अंदर कंटेन होगी, पेरेंट के अंदर। 1 2 यहाँ पर दो वैल्यू आई हुई है, वो अलग बात है कि फॉरेन की में वैल्यू रिपीट हो सकती है। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे जो भी वैल्यू है वो सारी की सारी कहाँ पर होगी, पेरेंट के अंदर। तो आप देख सकते हो 1 2 यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये होता है कंसेप्ट हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का। अब ये पूछ रहा है दो ऑपरेशन हमारे वायलेट हो सकते हैं। वायलेशन का मतलब है अगर हम करें इंसर्ट या डिलीट, दो ही टाइप के ऑपरेशन हैं, तो दोनों ऑपरेशन हम यहाँ पर करके देखेंगे, इंसर्ट और डिलीट, ठीक है। और दोनों ही ऑपरेशन हम इस टेबल में करके देखेंगे। तो इसमें से देखेंगे कौन से दो ऑपरेशन हैं जो वायलेशन हो सकते हैं, ठीक है। ये R1 रिलेशन है और ये रिलेशन है हमारा R2, ठीक है। तो अगर मैं इंसर्ट कर दूं, कोई भी वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर दूं अगर मैं, तो क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है हमारे R1 के अंदर अगर मैं इंसर्ट कर दूं। मान के चलिए मैंने इंसर्ट कर दिया 4 नाम से कोई वैल्यू इंसर्ट कर दी, क्योंकि ये पेरेंट टेबल है, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर देते हो तो क्या वायलेशन होगा, क्या हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पेरेंट है, पेरेंट के अंदर आप कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि इंसर्ट करने से फॉरेन की के अंदर जो भी वैल्यू थी वो हमारी वायलेट नहीं होगी, वो एज इट इज हमारी जो उसमें है वो उसका सबसेट रहेगा, किसका, प्राइमरी की का। तो हम इजिली इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब देयर इज नो वायलेशन, इंसर्ट के अंदर कोई भी वायलेशन नहीं होगा, देयर इज नो वायलेशन, ठीक है जी। ये क्लियर है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इंसर्ट में वायलेशन नहीं होगा। अब डिलीट देखते हैं। अब डिलीट में वायलेशन हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया चाइल्ड की जो भी वैल्यू है वो पेरेंट के अंदर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने ये डिलीट कर दिया, ये वाली रो डिलीट कर दी, तो होगा क्या, यहाँ पर ये वायलेशन हो जाएगा हमारा। चाइल्ड में ये 2 वैल्यू जो एग्जिस्ट कर रही है, ये इसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, मगर ये आपने डिलीट कर दिया, तो इससे क्या है, हमारा वायलेशन हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। वायलेशन का मतलब है प्रॉब्लम, तो ये चीज हम डिलीट नहीं कर सकते, तो अगर करेंगे तो वायलेशन होगा, ठीक है। हमें वायलेशन की प्रॉपर्टी ढूंढनी है, तो R1 के अंदर हम अगर डिलीट कर दें तो वायलेशन हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम आई ऑफ, सॉरी, डी का मतलब है डिलीट इन R1, तो वायलेशन होगा। तो वायलेशन की प्रॉपर्टी मैं लिखता जा रहा हूं यहाँ पर, वायलेशन किस किस में हो सकता है, ठीक है जी। तो डी ऑफ R1 मतलब डिलीट फ्रॉम R1 करेंगे तो वायलेशन आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर, अगर मैंने इंसर्ट चाइल्ड के अंदर इंसर्ट कर दिया मैंने 5, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आ गई 4, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वैल्यू आ गई z, तो 5 जो है वो चाइल्ड के अंदर है, तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी कहता है कि चाइल्ड के अंदर जो भी वैल्यू है वो सारी की सारी पेरेंट के अंदर होनी चाहिए, मगर 5 तो यहाँ पर नहीं है, तो ये वायलेशन हो सकता है। कहने का मतलब है इंसर्ट अगर हम करेंगे चाइल्ड के अंदर
तो वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वायलेशन पॉसिबल है। ठीक है जी, तो वायलेशन अगर पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, कहने का मतलब है इंसर्ट अगर करते हैं हम किसके अंदर, R2 के अंदर, तो वायलेशन हो जाएगा। डिलीट अगर मैं कर दूं, इसको मैंने 2 को डिलीट कर दिया, 1 को डिलीट कर दिया, तो क्या वायलेशन होगा, कोई भी वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि 1 2 यहां पर तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो डिलीट आप कोई भी कर सकते हो चाइल्ड के अंदर, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो इन केस ऑफ डिलीट इन R2, सो देयर इज नो वायलेशन। तो वायलेशन की प्रॉपर्टी क्या क्या आई हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में, डिलीट फ्रॉम R1 एंड इंसर्ट इनटू R2। तो देखते हैं हम, इंसर्ट इनटू R2 एंड डिलीट फ्रॉम R1, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HTML के अंदर। तो HTML के अंदर यहाँ पर पूछा हुआ है कौन सा ऐसा HTML में लिंक है फॉर ईमेल, तो उसके अंदर यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन है उसमें आप देखिए यहाँ पर HTML से रिलेटेड दोबारा से क्वेश्चन आ गया है। तो इसके अंदर लिंक पूछा हुआ है, लिंक में ये पूछा हुआ है ईमेल को क्रिएट करने के लिए कौन सा ऐसा करेक्ट ऑप्शन है जिससे हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो इसके लिए, देखिए एक ऑप्शन होता है, सबसे पहले इसको बोलते हैं एंकर टैग, AHREF। यहाँ पर हम लिंक देते हैं मतलब जिससे हमें कनेक्ट करना है, मतलब पेजेस को, और यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखते हैं, उसके बाद एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, दैट इज द मेन सिंटेक्स ऑफ द लिंकिंग फॉर एन ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर मैच कर रहा है, ईमेल नाम से कोई भी, मतलब ये करेक्ट नहीं होगा, ये भी करेक्ट नहीं होगा। अब देखिए AHREF यहाँ भी दे रखा है, मगर ध्यान से देखो इस ऑप्शन को, यहाँ पर HERF दे रखा है। HERF सिंटेक्स जो है वो गलत हो जाएगा। HERF कोई भी ऑप्शन नहीं होता, HREF होता है। ठीक है, हाइपर रेफरेंस इसको बोलते हैं। H का मतलब है हाइपर, REF का मतलब होता है रेफरेंस। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो HREF। और A का मतलब होता है यहाँ पर एंकर टैग। ठीक है, तो बेसिकली ये एंकर टैग होता है हाइपर रेफरेंस, जो ये होता है हाइपर लिंक रेफरेंस, वो यहाँ पर लिंक देते हैं, जो भी हम कनेक्ट करेंगे इस पेज पे, जो भी क्लिक करेंगे वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, इस पेज पर जो भी ये एड्रेस दिया होगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द हाइपर रेफरेंस इन एंकर टैग। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन HTML से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जावास्क्रिप्ट के लिए कौन सा ऐसा सुटेबल टैग है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग हम यूज करते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं जावास्क्रिप्ट या VB स्क्रिप्ट, जो भी हमें यूज करना है उसको हम यूज करके यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, दैट इज द सिंटेक्स ऑफ द स्क्रिप्ट टैग whenever you want to use JavaScript in the HTML। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, JVM इज द जावा वर्चुअल मशीन, JS इज द बेसिकली जावास्क्रिप्ट, जो ये शॉर्टकट वे में रिप्रेजेंट कर रहा है, और जावा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, DBMS से रिलेटेड नॉर्मलाइजेशन एक कंसेप्ट है हमारा। तो इस टाइप की वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आप उसको भी सुन सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की एंड विच हैज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। देखिए, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन देता है, सेकंड NF का मतलब क्या होता है, सेकंड NF का मतलब होता है एवरी नॉन की, जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट है इज फुली डिपेंडेंट ऑन द, ये डेफिनेशन होती है हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। ठीक है, या की एट्रीब्यूट, ऑन द प्राइमरी की या की एट्रीब्यूट। ठीक है जी, तो ये डेफिनेशन होती है हमारी सेकंड NF की। अब अगर हम देखें थर्ड NF क्या होता है, थर्ड NF में आपको बता दूं, यहाँ पर थर्ड NF होता है कि पहली चीज तो वो सेकंड NF होना चाहिए। ठीक है, सेकंड NF का मतलब है जो ये मैंने अभी डेफिनेशन लिखी, और सेकंड चीज है नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ये मीनिंग होता है हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म का। ठीक है जी, तो यहाँ पर यही चीज बोला हुआ है, सेकंड NF एंड नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, बीच में ऑपरेटर जो लगाया हुआ है वो एंड लगाया हुआ है। एंड का मतलब है दोनों कंडीशन होगी तो ही हम कहेंगे कि वो नॉर्मल फॉर्म हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी ये
पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी दोनों फुलफिल होगी तभी हम कहेंगे कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है जी, तो फोर्थ एनएफ जो होता है हमारा, उसमें हमारा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तो वो होता है हमारा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म मैंने बता ही दिया है। बीसीएनएफ का मतलब होता है आपका एक्स डिराइव ए, एक्स जो है अगर सुपर की है तो हम कहेंगे सारी की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी बीसीएनएफ में है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द बीसीएनएफ, बॉय कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। इस टाइप से सारी नॉर्मल फॉर्म होती है हमारी। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्ड, दैट इज द थर्ड एनएफ। ठीक है जी, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।